नमस्कार साथियों, आप सभी का इस सेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन हिंदी साहित्य पर आधारित है और यह मेरा हिंदी साहित्य पर आधारित पहला सेशन है। तो ऐसे में एक प्रश्न मेरे समक्ष मेरे मन में कौन था कि किस विषय पर आधारित यह सेशन हो। तो जब भी हिंदी साहित्य हमारे समक्ष आता है या हम हिंदी साहित्य का पठन करते हैं तो सबसे प्रमुख रचनाकार के रूप में या शिखर रचनाकार के रूप में मुंशी प्रेमचंद जी को देखते हैं। तो सोचा कि क्यों न मुंशी प्रेमचंद जी पर ही ये वीडियो हो। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। और ये सेशन मुंशी प्रेमचंद जी पर आधारित है, उनके रचनाकाल पर आधारित है। मुंशी प्रेमचंद जी का योगदान हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय है। रामविलास शर्मा जी जो कि प्रगतिवादी समीक्षक हैं, उनका तो यह तक मानना था कि 1915 से 36 तक का अगर हम या इतिहास अगर विलुप्त भी हो जाए तो प्रेमचंद जी के कहानियों और उपन्यासों से इससे बेहतर तरीके से उसको लिखा जा सकता है। तो ये भूमिका थी प्रेमचंद जी का महत्व प्रतिपादन करने के लिए। ये कथन आप समझ सकते हो कि जहाँ किस प्रकार से प्रेमचंद जी की रचनाएं, उनके उपन्यास, उनकी कहानियाँ विशेषकर इसी क्षेत्र में उन्होंने किया और पूरे युग का नामकरण ही प्रेमचंद जी के आधार पर रखा गया। तो कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद जी का योगदान या कहूँ कि प्रेमचंद जी का कोई सानी नहीं है, वो साहित्य में सर्वाधिक समादृत हैं। और उन्होंने अपने लगभग रचना काल में 300 कहानियों के आसपास उन्होंने लिखा। उनके महत्व को प्रतिपादित करने के लिए यह तर्क भी पर्याप्त है कि 300 कहानियाँ और शुरुआती कहानियाँ उनकी आदर्शवाद पर आधारित थी। जैसे कि जो रानी सारंदा है, बड़े घर की बेटी है, ये कहानियाँ एक तरीके से आदर्श पर आधारित थी, जहाँ उनका अंत कहीं न कहीं एक आदर्श के मोड़ पर पूरा होता था। पूरी कहानी को उसी रूप में पिरोया जाता था। उसका कथानक, उसकी कथा वस्तु, पात्र, चरित्र, संवाद, कथोपकथन, पूरा सार जो था, कहानी के जो तत्व थे, उनको उसी रूप में पिरोया जाता था कि अंत में जाके कोई न कोई शिक्षाप्रद ये कहानी हो, जो कि गांधीवाद मूल्यों पर आधारित थी। और धीरे धीरे प्रेमचंद जी समझ गए कि इस प्रकार से कहानी कला से जो सार है, समाज का जो निचोड़ है, वो व्यक्त नहीं होगा साहित्य में, क्योंकि साहित्य समाज का दर्शन है। जब उनके भीतर ये धीरे धीरे, क्योंकि परिपक्वता आते आती है, तो यही सार था कि शुरुआत में आदर्शवाद पर और फिर आदर्श उन्मुख यथार्थवाद होते होते चरम यथार्थवाद तक की यात्रा हम प्रेमचंद जी की आज देखेंगे। तो आदर्श उन्मुख यथार्थवाद की धारणा का मतलब यह है कि मतलब यथार्थ पर तो आधारित होगी, लेकिन कहानी का जो परिणति है वो कहीं न कहीं आदर्श पर जाकर होती थी। प्रेमचंद जी के कहानियों और उपन्यासों को लेकर कहा जाता है कि ये समाज के लिए एक एल्बम की भांति थी। यानी कि अगर हम प्रेमचंद जी की कहानियों और उपन्यासों का अगर अध्ययन कर दें तो समाज का कोई भी हिस्सा इससे अछूता नहीं रहता है। तो ऐसे में हम उनकी कहानियों का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद जी के कहानियों को मनोविज्ञान को लेकर डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि उनमें वो मनोविज्ञान नहीं है जो जैनेन्द्र लीलाचंद्र जोशी, अज्ञे या प्रसाद के यहाँ है। यानी कि व्यक्तियों के भीतर का जो अंतर्मन, वो प्रेमचंद जी के यहाँ नहीं है। ये बात सही है एक अंश तक कि वहाँ चाहे देहमूलक मनोविज्ञान भले ही ना हो, लेकिन जो समाज का मनोविज्ञान होता है, जो सामाजिक मनोविज्ञान होता है, वो प्रेमचंद जी में कूट कूट कर भरा था। प्रेमचंद जी ने साहित्य मतलब भले ही उन्होंने पश्चिम के विचार नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जो उनका मनोविज्ञान था, ये फ्रॉयड, एडलर, युंग वाला मनोविज्ञान नहीं था। उनका मनोविज्ञान था अनुभव पर आधारित, जो उन्होंने अपने जीवन में जिया। उन्होंने जो संघर्षों की जो मतलब बेड़ियाँ झेली अपने जीवन पर, बस उन्हीं का मनोविज्ञान उनके साहित्य में
परिलक्षित होता है। और ऐसे में हम देखेंगे एक-एक कहानियाँ कि किन में उनका मनोविज्ञान किस रूप में दिखता है। अगर वृद्धावस्था को देखना हो तो बूढ़ी काकी कहानी उनकी, जिसमें कहते हैं कि बुढ़ापा अंतिम तृष्णा का अंतिम मूल स्रोत है और जब हमारी सारी इच्छाएं एक ही बिंदु पर आ जाती हैं, ऐसी कहानियाँ भी है। और अगर बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी देखनी हो तो उनका एक महत्वपूर्ण कहानी के रूप में उनकी महत्वपूर्ण कहानी के रूप में ईदगाह है, जिसमें जो बालक हामिद, जिसका बचपन किस प्रकार से मतलब समय से पूर्व किस प्रकार से बड़ा हो जाता है व्यक्ति, और किस प्रकार से समाज के लिए एक तमाचा है, जिसमें एक बच्चा अपना बालकपन खो देता है समाज के आगे, तो उसको लेकर ये एक महत्वपूर्ण कहानी है। इसके बाद उनकी एक महत्वपूर्ण कहानी के रूप में देखो, आदर्शवाद की कहानियाँ देखा जाए तो मंत्र कहानी है, उनकी रानी सारंदा है, बड़े घर की बेटी है। लेकिन उनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ जो यथार्थ और चरम यथार्थवाद की परिणति पर थी, आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के मार्ग पर बढ़ती हुई, जिनमें सदगति हम एक महत्वपूर्ण कहानी है। दलित विद्रोह उसमें दिखता है और उसका एक प्रसिद्ध कोट भी है कि इधर गोंड ने चमरोने में जाकर कह दिया कि खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। ऐसा संबंध उसमें दिखता है। तो ये व्यक्त करता है कि उस समय किस प्रकार से अम्बेडकर जी का जो प्रभाव था वो हमारे समाज पर था, और उस समाज का प्रभाव साहित्य में भी दिखता है, और साहित्य में ये उदाहरण एक भली भांति इसका बखान करता है। सदगति के बाद उनकी कहानी जो कफन है, कफन जो उनकी चरम यथार्थवाद की कहानी है, किस प्रकार से घीसू और माधव अपनी अपनी गरीबी के चलते जो संवेदनहीन हो जाते हैं, उनकी स्थिति को व्यक्त करती है। दलित समीक्षकों का, दलित विचारकों का, दलित समर्थकों का एक विरोध है कि प्रेमचंद जी ने कफन में जो किशोर माधव को दलित बताकर दलित वर्ग का मजाक उड़ाया है, जबकि ऐसा पूर्ण सत्य हो ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रेमचंद जी की दलितों के प्रति संवेदनाएं थी। आप सदगति में देख सकते हो कि किस प्रकार से दुखी चमार के जो संवेदनागत स्थितियों को उजागर किया, और गोदान में भी जो माता दीन और शीलिया का प्रसंग है उसमें भी हम ये व्यक्त कर सकते हैं कि प्रेमचंद जी न केवल दलितों के प्रति संवेदनहीन थे, अपितु उन्होंने स्वयं वेदना की तरह ही संवेदना को देखा है। इसके बाद उनकी कहानियों की इसी कड़ी में उनकी जो अलग योजा कहानी है, संयुक्त परिवार के किस प्रकार से संयुक्त परिवार में जो बंधन रहता है, संयुक्त परिवार एक तरीके से एक बीमा की तरह होता है जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। अलग योजा कहानी एक महत्वपूर्ण है। रघु, मूलिया और केदार करके उनके कुछ चरित्र हैं, बेहतर कहानी है, पढ़नी चाहिए आप सभी को भी। अलग योजा के बाद उनकी कहानियों की अगर मैं कड़ी देखूं तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हाँ, नया विवाह बेमेल विवाह की समस्या को लेकर है। किस प्रकार से लाला डंगामल जी जो है वो मतलब वृद्धावस्था में भी, वृद्धावस्था नहीं लेकिन एक प्रौढ़ अवस्था कह सकते हैं कि मतलब आकृष्ट कर रहे हैं, लेकिन नायिका आकृष्ट नहीं होती है उनके प्रति, क्योंकि एक अवस्था रहती है और उस अवस्था का भी जरूर कहीं ना कहीं एक पक्ष दिखता है। किसान के मनोविज्ञान को लेकर जो प्रेमचंद जी की सबसे महत्वपूर्ण कहानी के रूप में है वो पूस की रात है। पूस की रात में किस प्रकार से हल्कू उस ठंड में, उस कड़कड़ाती ठंड में अपने आप को मतलब उस ठंड से परिश्रम करता है, संघर्ष करता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और कालजयी कहानी है इनकी, एक मार्मिक कहानी है। किस प्रकार से कर्ज के तले दबाए किसान जो कंबल के लिए पैसा बचाता है, लेकिन वो बिचौलिया वर्ग, वो साहूकार वर्ग उसे
एक कंबल तक के लिए भी, मतलब कंबल तक के लिए भी उसको किस हद तक मतलब उनका शोषण करते हैं, ये कहानी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कहानी कला के बाद अगर हम देखें तो प्रेमचंद जी के उपन्यासों पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो उनके कुछ उपन्यास जो हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। गोदान कौन नहीं जानता, साहित्य का विद्यार्थी तो जानता ही है। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई कृति के रूप में हम देखते हैं हिंदी साहित्य में, तो गोदान एक महत्वपूर्ण कृति है, जहाँ किसान का जो एक पूरा जीवन, उसमें मार्मिक जीवन व्यक्त हुआ है शुरू से अंत तक जब पठन कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई भी रचना अपने आप में मतलब संवेदनागत स्थितियों को धारण करती है, और गोदान इसका शिखर उदाहरण है। गोदान आप अखबारों में या मीडिया पर या इस सोशल मीडिया के युग में आप तमाम घटनाएं पढ़ते हैं कि आज इतने किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, आज इतने मतलब फसल बर्बाद हो गई, ये हो गया, ये हो गया, मतलब तमाम घटनाएं पढ़ते हैं। लेकिन आपके भीतर एक हल्की सी जरूर चुभन होगी कि हाँ मतलब अगर हुआ है तो गलत हुआ है। लेकिन साहित्य वो संवेदना पैदा करता है व्यक्ति के भीतर, जहाँ एक भीतर से टीस जिसे कहते हैं हम, वो व्यक्त होती है। और गोदान को पढ़ने पर तो मतलब मैंने तो गोदान को पढ़ा है, और दो दो नहीं 3 बार पढ़ा है गोदान। तो गोदान को तो जितना बार पढ़ें उतना मतलब कुछ नया अनुभव सीखने को मिलता है। गोदान अपने आप में एक महत्वपूर्ण कृति है, और ये जानना होगा कि गोदान है तो जिसे तो बहुत महत्वपूर्ण कृति है गोदान। और गोदान की जो विषय वस्तु है ना, ये अपने आप में पूरे साहित्य सृजन की केंद्रीयता है। ये मतलब किस प्रकार से होरी का जो जीवन है वो संघर्ष भरा जीवन है। आप भी पढ़िए। मैं मतलब ये ज़रूर कहूँगा, इस साहित्य इस सेशन का एक ये भी उद्देश्य है कि मतलब कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको मैं बता सकूं कि ये पढ़ा जाना चाहिए एक आम नागरिक के लिए। और एक मतलब किसान की जो मनोदशा है ना, आप अखबारों से, टीवी या न्यूज़ चैनल से आप नहीं समझ सकते जितना इन उपन्यासों से समझ सकते हो। ठीक है। इसके बाद उपन्यासों की दुनिया में देखा जाए तो प्रेमचंद जी, प्रेमचंद के नाम पर ही उपन्यास का युग है। प्रेमचंद युग ही, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद उत्तर करके युग है। तो प्रेमचंद जी के उपन्यासों में गबन भ्रष्टाचार को लेकर, सेवा सदन उनका उपन्यास है, कायाकल्प उनका उपन्यास है, कर्म भूमि उनका उपन्यास है, गोदान तो है ही, और रंगभूमि उनका एक उपन्यास है। तो ऐसे कुछ उदाहरण आपको अपने परीक्षा में लिखने होते हैं। इसके बाद प्रेमचंद जी की उपन्यासों की चर्चा करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रेमचंद जी के आने पर साहित्य में मतलब कितना बड़ा बदलाव हुआ। साहित्य में जो प्रेमचंद जी का योगदान है वो तो सराहनीय है, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स में आपको मैं बताना चाहूँगा कि मतलब किस प्रकार से साहित्य में प्रेमचंद जी आते हैं, और प्रेमचंद जी ने साहित्य को किस कदर मतलब बदल दिया। ये मैं कहूँ कि एक झटके में जो मतलब कहते हैं कि जो साहित्य 100 वर्षों में मतलब जितना परिपक्व नहीं हो सकता था, उस साहित्य को मात्र 20 वर्षों में प्रेमचंद जी ने अपनी 300 कहानियों के माध्यम से और तमाम जो मतलब रचनाओं के माध्यम से जो परिपक्वता हासिल की, वो मतलब साहित्य जगत को एक अमूल्य निधि के रूप में है। अब मैं कहूँगा कि प्रेमचंद जी की भाषा के संदर्भ में अगर देखूँ तो प्रेमचंद जी से पूर्व चाहे कुछ रचनाएं थी, प्रेमचंद जी से पूर्व कुछ रचनाओं की अगर मैं बात करूँ महत्वपूर्ण, तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की 11 वर्ष का समय, आचार्य शुक्ल जी की एक टोकरी भर मिट्टी, जिसे हिंदी की पहली कहानी भी कहते हैं, माधवराव सप्रे की, और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भी राजा भोज का सपना, और एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी की, जिन्हें हिंदी की पहली कहानी के रूप में मतलब एक तरीके से विवाद छिड़ा, लेकिन आचार्य शुक्ल जी ने इसे शेक्सपियर की टेम्पेस्ट रचना की मूल कृति के रूप में या टेम्पेस्ट रचना की अनुवाद के रूप में स्वीकार किया। तो ऐसे में
प्रथम कहानी का जो श्रेय है वो माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी ले जाती है। लेकिन अगर इस सार को मैं अगर कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति में कहूँ तो यही कि प्रेमचंद जी से पूर्व की कहानियों में सबसे महत्वपूर्ण कहानी है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, जहाँ पूर्वदीप्ति पद्धति का प्रयोग हुआ है। फ्लैशबैक पद्धति जिसे कहते हैं, लहना सिंह, वजीरा सिंह, और ये इनके महत्वपूर्ण चरित्र हैं, महत्वपूर्ण कहानी है, पढ़ी जानी चाहिए। प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग की अगर मैं बात करूं तो प्रेमचंद युग, हाँ, हमारा जो विषय था कि प्रेमचंद युग के दौरान या प्रेमचंद जी के दौरान जो साहित्य में बदलाव आया। प्रेमचंद जी से पहले साहित्य में भाषा के रूप में या तो राजा शिव प्रसाद सितार हिंद की जो फारसीनिष्ठ भाषा, या फिर जो राजा लक्ष्मण सिंह की जो संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रभाव था। प्रेमचंद जी के आने से साहित्य में जो साहित्य की आत्मा है, हिंदुस्तानी भाषा साहित्य की केंद्रीय विषय वस्तु बनी, जो कि गांधी जी की भी एक तरीके से उनकी भी भाषा थी, या उनके सपनों की भाषा भी हिंदुस्तानी थी। तो वही साहित्य के रूप में सर्जित करने का श्रेय प्रेमचंद जी ले जाते हैं। और भाषा के बाद चरित्रों की अगर मैं बात करूं तो चरित्र प्रेमचंद जी से पहले क्या था। हालांकि प्रेमचंद जी की कहानियों में भी जो शुरुआती कहानी आदर्शवाद पर आधारित, जैसे रानी सारंदा है या मतलब बड़े घर की बेटी है, तो यहाँ पर क्या था कि मतलब जो चरित्र होते हैं या तो बहुत अच्छे या फिर बहुत बुरे, दो ही, मतलब बीच की कोई स्थिति नहीं थी। प्रेमचंद जी ने आकर ये एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि चरित्र केवल अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, उनमें अच्छाइयाँ और बुराइयों का सम्मिश्रण होता है। तो फिर उनके जो चरित्र है वो भी मतलब फिर एक कठपुतली की तरह नहीं रहे, क्योंकि इनसे पूर्व मतलब एक तरीके से उस चरित्रों को किस प्रकार से मोड़ना है ये रचनाकार तय करता था। प्रेमचंद जी आकर यहाँ कहते हैं कि चरित्र मेरे बच्चों की तरह है, जहाँ एक समय तक मैं उनकी परवरिश करूँगा, उसके बाद ये बच्चे बिगड़ेंगे या मतलब किस प्रकार के होंगे ये मैं आगे की कड़ी को व्यक्त नहीं कर सकता। तो ये उनकी एक महत्वपूर्ण मतलब मैं कह सकता हूँ कि साहित्य में जो एक बहुत बड़ा बदलाव है कि चरित्रों को कठपुतलीपन से बाहर निकाला है प्रेमचंद जी ने। चरित्रों के बाद मैं जिस विषय पर बात करूँगा वो है विषय का वैविध्य। देखो, प्रेमचंद जी से पहले भी रचनाएं हो रही थी, वो रचनाएं या तो मतलब नारी पर या कुछ विशेष विषयों पर होती थी। प्रेमचंद जी का विषय वैविध्य इतना बड़ा है साहित्य में, मतलब जिसको मतलब साहित्य का या समाज का एल्बम कहे ना वो भी मतलब कम है, क्योंकि प्रेमचंद जी की रचनाएं समाज के हर वर्ग को समेटती है। नारी मनोविज्ञान को जो गीला कहानी है, वृद्ध मनोविज्ञान को जो बूढ़ी काकी है, दलित मनोविज्ञान को जैसे सदगति है, किसान के मनोविज्ञान को पूस की रात है, और संयुक्त परिवार के महत्व को लेकर अलग योजा है, और गुल्ली डंडा भी उनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है। बेमेल विवाद जो कि उनकी स्वयं की एक समस्या थी। देखो, जीवन प्रेमचंद का प्रेमचंदत्व जो है ना वो इसमें है कि उन्होंने स्वयं झेला है इन चीज़ों को। जब स्वयं संवेदना जब साहित्य में सर्जित होती है ना, ये कहते हैं कि संवेदना स्वयं वेदना के बराबर नहीं हो सकती, उनकी तो स्वयं वेदनाएं थी ये। तो जब इतनी स्वयं वेदनाएं जब उन्होंने झेला है, अपने बचपन में ही ये सारे दुख शोषण झेला है, तो जब इतने शोषण से एक इतना मजबूत, इतना प्रखर और इतना मतलब महान साहित्यकार हिंदी साहित्य को मिला कि जिसकी मतलब जिनके चरण रज मतलब मिल जाए तो बहुत महान है, मतलब बहुत महान। और इसी कड़ी में मैं बात कर रहा हूँ कि पात्रों के क्षेत्र में क्या योगदान था, भाषा को लेकर क्या था, और विषय वैविध्य इतना विस्तृत, मतलब प्रेमचंद जी का विषय वैविध्य के बाद मैं जो बात करूँगा प्रेमचंद जी की वो ये है कि मतलब प्रेमचंद जी का जो शिल्प का योगदान है, शिल्प के लेकर संवेदनागत तो उनका योगदान था ही, क्योंकि मतलब जो कहानियाँ आदर्शवाद पर थी, एक शिक्षा पर जाकर खत्म होती थी, उस कहानियों को आदर्श उन्मुख यथार्थवाद से होते हुए चरम यथार्थवाद तक पहुंचाना, जिसको लेकर रामविलास शर्मा जी का कोट, जो कि मैंने शुरुआती सेशन में कहा था
कि मतलब अगर उस इतिहास को, अगर उस कालखंड का अगर हटा दे तो भी प्रेमचंद जी की रचनाओं के माध्यम से और बेहतर ढंग से लिखा जा सकता है। तो ये बात तय करती है कि समाज का एक एल्बम के रूप में थी, समाज की जो सच्चाई पटल जो है साहित्य की, वो नजर आती है हमें प्रेमचंद जी के यहाँ। और इसके बाद प्रेमचंद जी के पात्र चरित्रों का तो जो चरम रूप है वो घिसू और माधव में दिखता ही है। और इसके बाद जो प्रेमचंद जी का योगदान वो उनके मनोविज्ञान पर, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि मनोविज्ञान जैनेन्द्र के यहाँ है, इलाचंद्र जोशी के यहाँ है, और हीरानंद वात्स्यंत सच्चिदानंद अज्ञे के यहाँ है। जो कि फ्रॉयड, एडलर और यूंग मनोविश्लेषणवादी हुए पश्चिम में, उन पर आधारित है। जो कि ईड, ईगो, सुपर ईगो, चेतन, अवचेतन, अचेतन और लिबिडो जो कि काम चेतना है, उनको बेस बनाकर साहित्य में लिखते हैं। और वहाँ व्यक्ति का अंतर्मन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उनका कथानक बिखरा हुआ होता है, टूटा हुआ होता है, छिन्न भिन्न होता है। तो वैसा साहित्य, वैसा मनोविज्ञान प्रेमचंद के यहाँ नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेमचंद के यहाँ दैहिक मनोविज्ञान नहीं है, लेकिन समाज का जो मनोविज्ञान है, जो साहित्य, जो किसी मतलब किसी समीक्षक को पढ़ने पर या किसी विचारक को पढ़ने पर नहीं, वो समाज की निगाहें, समाज की निगाह से देखा उन्होंने, प्रेमचंद जी ने अनुभव किया अपनी पैनी निगाहों से, अपने एक तरीके से जो जीवन के जो मूल्यों से जो सार गर्भित किया, वही मनोविज्ञान के साहित्य में दिखता है। जो कि मैंने पूर्व में बताया कि किस प्रकार से प्रेमचंद जी का मनोविज्ञान साहित्य सर्जन में दिखता है। इसके बाद मैं इतना ही कहूँगा कि प्रेमचंद जी साहित्य में प्रेमचंद जी का योगदान इतना महान है, मतलब शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए संभव है नहीं। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि प्रेमचंद जी ने जो 20 वर्षों में साहित्य को जो जो मतलब जो लेवल दिया ना साहित्य का, या कहूँ कि मैं जो एक झटके से जो साहित्य को जो शिखर तक पहुंचा दिया प्रेमचंद जी ने, एक अमूल्य निधि है साहित्य को, जो उनका योगदान है वो मतलब सर्वाधिक समादृत है। प्रेमचंद जी के बाद तमाम रचनाकार आए, कहानीकार आए, लेकिन जो प्रेमचंद जी का महत्व है वो सर्वाधिक समादृत है, क्योंकि प्रेमचंद जी की रचनाएं समाज की रचनाएं थी, सामाजिक मनोविज्ञान पर आधारित रचनाएं थी। प्रेमचंद जी को इसलिए ही साहित्य में एक शिखर रचनाकार के रूप में देखा जाता है। और इसके बाद कुछ विशेष तो नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे।